A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching CA intern, CA final, GST. हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो किया था उसके अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीटीए के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था। जीटीए का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको क्या करना है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर बाय रोड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज देती है और अगर 7 स्पेसिफाइड लोगों को सर्विस देती है तो ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन इसमें मेगा एग्जेम्पशन था। वो ये कहता है कि अगर आप जीटीए एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या देते हैं, सर्विस देते हैं बाय रोड, तो जीटीए अगर क्या कर रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, बट वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ये 7 कैटेगरी वाले लोग नहीं होने चाहिए, तो मेगा एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर 7 कैटेगरी में वो लोग आते हैं और वो लोग अनरजिस्टर्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। कहाँ पे? रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। इतनी बात आपने मेरे साथ समझी थी। देन इसके बाद था एक और चीज है मैम, एक और मेगा एग्जाम्शन है कि ऑल्दो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, फिर भी मेगा एग्जाम्शन आता है कि जीटीए ने अगर उस रजिस्टर्ड पर्सन को क्या की होंगी, सर्विसेज प्रोवाइड की होंगी। वो ये था कि अगर पर्सन स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का या लोकल अथॉरिटी है, या फिर स्पेसिफिकली जो डिपार्टमेंट है वो स्टेब्लिश ही इसीलिए हुआ है ताकि टीडीएस का क्या हो, डिडक्शन हो पाए, तो दे हैव बीन स्पेसिफिकली established फॉर द डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 51। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे भी क्या होगा, भले ही वो मैम रजिस्टर्ड पर्सन है, जीटीए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी में एनी रजिस्टर्ड पर्सन भी आता है। तो उसमें एक एक्सेप्शन दे दिया है कि एक्सेप्शन ये है, अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर लोकल अथॉरिटी है, स्पेसिफिकली टीडीएस के पर्पज से है, तो मैम यहाँ पे क्या नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। इसके अलावा हमने और किया था कि भले मैम जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा है, लेकिन कुछ स्पेसिफाई करके रखी है सर्विस, अगर वो स्पेसिफाई सर्विस दी है तब भी क्या होगा मैम, भले ही रजिस्टर्ड पर्सन को दिया हो, जो भी किया हो, लेकिन फिर भी मैम पता है क्या होगा कि यहाँ पे मेगा एग्जेम्पशन होगी। उसमें था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, पल्सेस, फ्लोर। उसके बाद यहाँ पे था ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन दैट आर रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के बाद यहाँ पे था डिफेंस मटेरियल, नेचुरल कैलामिटी वगैरह होती है तो वहां पे रिलीफ मटेरियल, या फिर क्या होता है मैनमेड कैलेमिटी होती है तो भी क्या होता है, रिलीफ मटेरियल। इन सब चीजों का अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो, जीटीए ने अगर ये ट्रांसपोर्टेशन किया है, तो यहाँ पे क्या कवर होगा, यहाँ पे कवर होगा आपका मेगा एग्जेम्पशन। यहाँ पे क्या आता है, आपका आता है मेगा एग्जेम्पशन। अंडरस्टूड? इसके बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जीटीए का क्वेश्चन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या आ गया, जीटीए का क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये हमने ऑलरेडी उस दिन मैंने लिखवा दिया था, बट शायद डिस्कशन नहीं हुआ था, तो हम डिस्कशन कर लेते हैं कि सबसे पहले मैम हमें ये चेक करना है यहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा या नहीं लगेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, जीटीए ने गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस दी, बट कैसे दी मैम, सी रूट के थ्रू। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मैम क्लियरली लिखा है कि जीटीए को बाय रोड क्या करना होगा, सर्विसेज देनी होंगी। तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नॉट एप्लीकेबल। मैम क्यों नॉट एप्लीकेबल, जिसका रीजन अभी ही मैंने आपको बताया, इसलिए नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ये क्या है, सी रूट से जा रहा है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए स्पेसिफिकली इट इज नीडेड कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डज नॉट अप्लाई, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई सब्जेक्ट टू मेगा एग्जेम्पशन। आप मेगा एग्जेम्पशन में एक बार चीजें चेक करें, तो उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि आप फॉरवर्ड भी आएगा या नहीं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नॉट एप्लीकेबल एज इट इज सी रूट, फुल स्टॉप। Forward charge mechanism applies subject to mega exemption. Then this would be your answer for this first one. Second again फिर क्या आता है मैम,
जीटीए ने सर्विसेज प्रोवाइड की, इस बार बाय रोड ही प्रोवाइड की है जीटीए ने सर्विसेज। इस बार जो सर्विस है बाय रोड प्रोवाइड की, बट मैम जिनको प्रोवाइड की वो फॉल नहीं होते 7 कैटेगरी में और वो अनरजिस्टर्ड भी हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था जीटीए जब किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या देता है, सर्विसेज देता है, और चलो उसने दी तो सही मैम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस, बट ये अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन 7 कैटेगरी में फॉल नहीं होता है। एक तो अनरजिस्टर्ड है और 7 कैटेगरी में फॉल भी नहीं होता, तो मैम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा अगेन आपका मेगा एग्जेम्पशन। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नॉट एप्लीकेबल बिकॉज recipient is not among 7 category and unregistered. Then, then again, जीटीए प्रोवाइड कर रहा है सर्विस बाय रोड, लेकिन अब जीटीए ने खुद ने ही क्या चूज कर लिया, 12% चूज कर लिया। मैंने आपको बताया था सप्लायर, जीटीए एज अ सप्लायर उसके पास ऑप्शन होता है कि वो क्या चॉइस लेना चाहता है, वो 5% पे टैक्स पे करेगा और आईटीसी अवेल नहीं करेगा, या 12% पे टैक्स पे करके वो आईटीसी अवेल करना चाहता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि उसने ऑलरेडी मैम 12% चूज कर लिया है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वुड बी एप्लीकेबल as tax would be paid at 12%. Understood? Then अगर मैम इसने 5% चूज किया तो याद है 5% चूज तो किया, लेकिन अगर वो डिक्लेरेशन दे दे कि भले ही मैं 5% चूज कर रहा हूँ, स्टिल मेरा कहना ये है कि सारे कंप्लाइंसेस एज अ सप्लायर मुझे ही करने हैं, ऐसा अगर जीटीए डिक्लेरेशन देता है, इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पे आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही रहेगा, क्योंकि उसने खुद आगे चल के डिक्लेरेशन दिया है कि कंप्लाइंसेस मैं खुद करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैम देखो एक चीज, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। यहाँ पे इसने डिक्लेरेशन नहीं दिया, हम डिक्लेरेशन नहीं दिया तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रहेगा, लेकिन ये रहा यहाँ पे अगर इसने डिक्लेरेशन दे दिया है तो यहाँ पे क्या रहेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन को अगर आप कंपेयर करेंगे सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ 5% के साथ इसने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया और यहाँ पे 5% के साथ वो क्या दे चुका है, डिक्लेरेशन दे चुका है। Reverse charge mechanism would be applicable as no declaration has been given. Full stop. और यहाँ पे हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, forward charge mechanism would be applicable as declaration has been given. Charge. Then इसके बाद अगेन जीटीए ने सर्विसेज प्रोवाइड की, बाय रोड सर्विस प्रोवाइड की, बट इस बार ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, वो ऑर्गेनिक मैन्योर, और मैम ऑर्गेनिक मैन्योर अगर जीटीए ट्रांसपोर्ट करता है तो मेगा एग्जेम्पशन में कवर्ड है, मेगा एग्जेम्पशन अप्लाई, मेगा एग्जेम्पशन अप्लाई। अगेन जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड की, बाय रोड ही सर्विस प्रोवाइड की है जीटीए ने, बट इस बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्रोवाइड कर रहा है, और किसको दे रहा है, किसी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को जो स्पेसिफिकली टैक्स डिडक्शन के लिए रजिस्टर हुआ था। तो किसी ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन को ये क्या कर रहे हैं, जीटीए की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो रजिस्टर हुआ है स्पेसिफिकली टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के लिए, मेगा एग्जेम्पशन एप्लीकेबल। आर यू गेटिंग द लॉजिक? इसके बाद जीटीए ने फिर से सर्विस प्रोवाइड की, बाय रोड सर्विस प्रोवाइड की और पार्टनरशिप फर्म को सर्विस प्रोवाइड की,
तो जीटीए ने जो सर्विस प्रोवाइड की है वो पार्टनरशिप फर्म को सर्विस प्रोवाइड की है जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इट हैज बीन प्रोवाइडेड टू अ फर्म दैट इज नॉट रजिस्टर्ड। और चलो, फर्म नॉट रजिस्टर्ड वो तो समझ में आ गया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि तुमने मेरे साथ पढ़ा है 7 कैटेगरी में पार्टनरशिप फर्म आता है। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म नॉट रजिस्टर्ड भी हो सकती है। तो चाहे फर्म रजिस्टर्ड हो या फर्म नॉट रजिस्टर्ड हो, बट ये ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है न्यूज़पेपर। अगर आपने इतनी बात सुन के कह दिया कि मैम यहाँ पे तो मेगा एग्जेम्पशन एप्लीकेबल होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूज़पेपर वही ट्रांसपोर्ट करना है जो न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड हो। तो देखो, अगर आप चाहते हैं न्यूज़पेपर के कारण आपको मेगा एग्जेम्पशन मिले, तो न्यूज़पेपर वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए जो न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड है। यहाँ पे जीटीए बाय रोड पार्टनरशिप फर्म नॉट रजिस्टर्ड को सर्विस दे रहा है, तो सप्लायर भी वही है, सर्विस भी वही है एंड रेसिपिएंट भी वही है। लेकिन मेगा एग्जेम्पशन वाली सर्विस नहीं है ये, क्योंकि न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा तो मेगा एग्जेम्पशन एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई। रिवर्स चार्ज, चार्ज देन लास्ट। जीटीए ने क्या किया? सर्विस प्रोवाइड की है गुड्स ट्रांसपोर्ट की बाय रोड। तो जीटीए ने फिर से बाय रोड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड की और इस बार रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर दे रहे हैं। लेकिन ये जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसको हो रहा है? एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो रहा है जो 7 कैटेगरी में क्या होता है? फॉल होता है। तो ठीक है ना मैम, अगर कोई पर्सन 7 कैटेगरी में फॉल हो रहा है, अनरजिस्टर्ड है, तो इवेंचुअली उसको रजिस्ट्रेशन वैसे भी लेना पड़ेगा। बट इस बार जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना मैम, वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि मैम यहाँ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। मेगा एग्जेम्पशन एप्लीकेबल। Done. So this completes all the extra questions with relate that relates to your GTA. GTA के रिस्पेक्ट में जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो हमने क्या कर लिए, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। ये वाले एक्स्ट्रा आपको क्या देंगे? ज्ञान देंगे और साथ में आपको पता चलेगा कि ऐसे अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को गोल गोल रानी कितना कितना पानी करके देता है, तो यू वुड बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन। तो इसी के साथ मेरे जीटीए की सर्विसेज यहाँ पे क्या हो जाती हैं? फिनिश हो जाती हैं। आई होप समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो पूछने में हिचकिचाने का नहीं। चलो, फिर आते हैं अब हम नेक्स्ट सर्विस पे। अब नेक्स्ट कुछ सर्विस है ना, बड़ी इजी है, सिंपल है, जीटीए जितनी टफ तो नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है? ये सर्विस क्या बोलती है कि अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट या कोई सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट, या तो कोई इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फिर कोई फर्म ऑफ एडवोकेट लीगल सर्विसेज देता है किसी बिजनेस एंटिटी को। अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट लीगल सर्विस देता है बिजनेस एंटिटी को, तो मैम यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। बट यहाँ पे मैम ये जो आपने लिखा है कि इसका क्या मतलब है, अभी सब समझ में आएगा। अभी तुमको सिर्फ इतना समझना है कि अगर एक इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट स्पेसिफिकली कौन सी सर्विस दे रहा है? स्पेसिफिकली लीगल सर्विसेज अगर दे रहा है किसको? बिजनेस एंटिटी को। स्पेसिफिकली क्या कर रहा है? लीगल सर्विस किसको दे रहा है? बिजनेस एंटिटी को। तो इन सच अ केस यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। इस केस में क्या एप्लीकेबल होगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? मैम व्हाट डू यू मीन बाय लीगल सर्विस? लीगल सर्विस मतलब कंसल्टेशन देना, लीगल सर्विस मतलब असिस्टेंस प्रोवाइड करना, लीगल सर्विस का मतलब है कंसल्टेशन, लीगल सर्विस का मतलब है असिस्टेंस प्रोवाइड करना, लीगल सर्विस का और क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेशन करना। लॉयर आपको जब कोई केस लड़ा जाता है तो लॉयर आपको रिप्रेजेंट करता है। तो लीगल सर्विस का मतलब है रिप्रेजेंटेशन, कंसल्टेशन, असिस्टेंस। ओके। तो अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट, कोई सीनियर एडवोकेट, कोई फर्म ऑफ एडवोकेट,
कोई इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट अगर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी बिजनेस एंटिटी को, लीगल सर्विस क्या करता है, प्रोवाइड करता है अगर किसी बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में मेरा कहना ये है कि इस केस में आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। इस केस में क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपका क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अंडरस्टूड? डन? बस मैम इतना सा, क्या है, बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे दी, लीगल सर्विस दे दी, इन लोगों ने दे दी, तो ये क्या हो गया आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल? नहीं, यहाँ पे अब आपको कनेक्टिविटी लेके जानी होगी मेगा एग्जेम्पशन की तरफ। इजी है, बहुत इजी है, लेकिन पहला समझ में आया कि अभी जो लिखा है मैंने बस वही पढ़ा है और कुछ भी नहीं करा। इसी के साथ इसको कनेक्ट कराने से पहले एक और सर्विस पढ़ते हैं, उसी के बाद इसके कनेक्टिविटी को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करता है, बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर क्या कर रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, बिजनेस एंटिटी को क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर बिजनेस एंटिटी को क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ये क्या होंगी, क्योंकि ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बिजनेस एंटिटी को क्या की है, सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो यहाँ पे भी मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो भी मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, मैम जब शेड्यूल 3 किया था वहां पे भी तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल लिखा था, तो डू नॉट कंफ्यूज दिस ट्रिब्यूनल विद द ट्रिब्यूनल गिवन ओवर देयर। ट्रिब्यूनल इज अ काइंड ऑफ कोर्ट, और यहाँ जो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, ये आर्बिट्राज प्रोसेस करवाने वाला पर्सन है। तो अगर आर्बिट्राज प्रोसेस करवाने वाले पर्सन ने बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस दी है, इन सच अ केस यहाँ पे क्या लगेगा, इन सच अ केस यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब मैंने दो चीज कही, एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अगर सर्विस, लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस एंटिटी को, तो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, और अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करता है तो भी क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। अंडरस्टूड? अब मैम इसमें फिर मेगा एग्जम्पशन क्या है, तो ये है आपका मेगा एग्जम्पशन जो लिंक होना जरूरी है। इन जनरल कौन सी बिजनेस एंटिटी, क्योंकि मैम जब हम बिजनेस एंटिटी लिखते हैं तो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी का भी मतलब वही होता है, और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो भी क्या होती है, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मैम रजिस्टर्ड भी हो सकती है, बिजनेस एंटिटी अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। आप किसकी बात कर रहे हो, आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी की बात कर रहे हो या फिर ये अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी की बात कर रहे हो, मैम आप किसकी बात कर रहे हो? अब समझो ये एंट्री आपको समझाएगी। ये बोलता है अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये है आपकी मेगा एग्जाम्शन की एंट्री, बोलता है अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने किसी भी पर्सन को सर्विस दी होगी, बस बिजनेस एंटिटी छोड़ दो, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने किसी भी पर्सन को क्या किया होगा, सर्विस दी होगी, बस किसको छोड़ दो, बिजनेस एंटिटी को छोड़ दो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, तो यहाँ पे मेगा एग्जाम्शन है। अब कोई भी पर्सन कौन हो सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, बस बिजनेस एंटिटी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर इसको छोड़ते हैं, फिर बोला है अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, इनफैक्ट गवर्नमेंट एंटिटी ऑल्सो कवर्ड है, इनको भी सर्विस प्रोवाइड की, कौन सी सर्विस, यही लीगल सर्विस, तो भी मैम क्या है, मेगा एग्जाम्पशन है, ठीक है। तो मतलब मैम किसी भी पर्सन को प्रोवाइड की हो या गवर्नमेंट वालों को प्रोवाइड की हो, दोनों ही जगह मैम क्या है, मेगा एग्जेम्पशन, दोनों ही जगह क्या है मैम, मेगा एग्जेम्पशन है। लेकिन अगर इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने, लेकिन अगर क्या है, इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने क्या किया है, आपने बोला बिजनेस एंटिटी छोड़ दो, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड दोनों छोड़ दो, ये क्या लिखा है, ये बोलता है मैम अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है पिछले साल का,
पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी भी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन है। इसका एग्रीगेट टर्नओवर या तो 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख एज द केस में भी, अगर वो क्रॉस नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नहीं 10 किस पे लगता है, 20 किस पे, 40, तो मैं तीनों लेके चल रही हूँ। तो अगर उसका टर्नओवर या थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, मतलब उसे अनरजिस्टर्ड पर्सन कहा जाता है। तो ये सारांश निकला, ये समरी निकली कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी भी पर्सन को सर्विस दे, बस बिजनेस एंटिटी नहीं होना चाहिए, तो भी मेगा एग्जेम्पशन है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे, तो भी क्या है, मेगा एग्जेम्पशन। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दे, तो भी क्या है, मेगा एग्जेम्पशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करता है, अगर रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को क्या देता है, सर्विस देता है, तो इन दैट केस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को क्या देता है, सर्विस देता है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, बाकी सारे केस में क्या है, मेगा एग्जेम्पशन। तो ये बात पता होनी जरूरी थी अलोंग विथ मेगा एग्जेम्पशन। फिर सेम अब आते हैं हम पार्टनरशिप फॉर्म एंड इंडिविजुअल एडवोकेट पे। बट इन्होंने बोला इसमें सीनियर एडवोकेट को काउंट मत करो, क्योंकि कुछ तो लिखा है सीनियर एडवोकेट के बारे में जो यहाँ पे लिख के रखा है। तो अलग से सीनियर एडवोकेट का पॉइंट भी दिया है, पार्टनरशिप फॉर्म एंड इंडिविजुअल एडवोकेट का पॉइंट भी दिया है। मैं पहले इसको नहीं पढ़ रही, मैं इसी को पढ़ती हूँ। तुम ही देखना क्या कहीं कुछ सेम बात तो नहीं लिखी जो हमने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की पढ़ी थी। तो देखो क्या लिखा है, अगर कोई सीनियर एडवोकेट किसी भी पर्सन को सर्विस देता है, वो बिजनेस एंटिटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सीनियर एडवोकेट ऐसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है, स्टिल एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन है, मतलब उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ। या फिर सीनियर एडवोकेट गवर्नमेंट अथॉरिटी को एंटिटी को सर्विस देता है, तो ये सभी केसेस क्या हैं, ये सभी केसेस क्या हैं? ये सभी केसेस हैं कि यहाँ पे मेगा एग्जेम्पशन एप्लीकेबल होगा, फिर चाहे वो अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी हो या फिर क्या हो, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी हो या फिर रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी हो। नहीं मैम, अगर अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है तो मेगा एग्जेम्पशन है, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है तो आरसीएम है, और इसके अलावा कोई और पर्सन, कोई भी पर्सन हो जो हमने बस छोड़ दिया, हमने इसको छोड़ा, इसके अलावा कोई और भी पर्सन हो तो क्या है, मेगा एग्जेम्पशन ही है। तो सेम बात तुम्हारी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे भी एप्लीकेबल है, सीनियर पे भी एप्लीकेबल है। अब हम जाते हैं पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल एडवोकेट के बारे में क्या लिखा है। मैं मानती हूँ अभी ये तो लिखा नहीं, मैं मान रही हूँ कि अभी ये लाइन क्या है, नहीं लिखी गई है। तो ये लाइन नहीं लिखी गई तो मैम यहाँ से यहाँ तक पढ़ना चालू करें। तो अगर बोलता है अगर एक पार्टनरशिप फर्म या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट किसी भी पर्सन को सर्विस देता है जो बिजनेस एंटिटी नहीं, कोई बिजनेस एंटिटी जिसको अभी भी एग्जेम्पशन है, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी एंटिटी, मैम कहना क्या चाहते हो, ये तो सब सेम चल रहा है। यही कहना चाहती हूँ कि जब एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जब एक सीनियर एडवोकेट, जब एक पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट सिर्फ एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा तब आरसीएम है, बाकी सारे केस में मेगा एग्जेम्पशन है। और यही बात हमने यहाँ पे चार्ट फॉर्म में लिखी है। क्या लिखा है मैम, सीनियर एडवोकेट, यहाँ भी मेगा एग्जेम्पशन, यहाँ भी मेगा एग्जेम्पशन। ये अभी आपने पढ़ा नहीं, अभी आप इसको ध्यान नहीं देंगे। मैम अगर यही कौन हुए, इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट है तो उस केस में भी क्या है, मेगा एग्जेम्पशन, मेगा एग्जेम्पशन। ये अभी हमने पढ़ा नहीं, इस पे आप ध्यान नहीं देंगे। मैम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में भी सेम आपने ऐसा करके बताया, इसका मतलब ये है कि ये इतनी चीजें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे भी एप्लीकेबल है, जिसमें इन दोनों पे सेम मेगा एग्जेम्पशन और यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सेम कॉन्सेप्ट। अब जो लाइन आपने छुड़वा दी मैम, उसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो जो मैंने लाइन आपको छुड़वाई उसमें लिखा है, अगर पार्टनरशिप फर्म एडवोकेट, किसकी पार्टनरशिप फर्म है, एडवोकेट की, या फिर एक इंडिविजुअल एडवोकेट, अगर एक इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट
दूसरे एडवोकेट को सर्विस देता है या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देता है, लेकिन इसमें सीनियर की बात नहीं चल रही। तो अदर देन सीनियर कोई फर्म दूसरी फर्म को सर्विस दे, कोई फर्म दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे, कोई इंडिविजुअल दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे या फर्म को सर्विस दे, इट इज नॉट इंक्लूडिंग सीनियर वाला पर्सन। तो अगर ये पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट किसी को भी सर्विस दे, चाहे देखो देने वाला कौन होना चाहिए, देने वाला पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल एडवोकेट। देने वाला यहाँ पे सीनियर एडवोकेट नहीं हो सकता, लेकिन लेते वक्त कोई भी एडवोकेट चलेगा इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट। लेते वक्त कोई भी एडवोकेट सर्विस ले सकता है इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट एंड पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट। तो मैम अगर एक नॉर्मल फर्म, नॉर्मल मतलब एडवोकेट की फर्म किसी एडवोकेट को सर्विस दे तो भी मेगा एग्जेम्पशन है, किसी सीनियर एडवोकेट को सर्विस दे तो भी मेगा एग्जेम्पशन है, फर्म को सर्विस दे तो भी मेगा एग्जेम्पशन है। ठीक है मैम। मैम इंडिविजुअल एडवोकेट को सर्विस दे मेगा एग्जेम्पशन है, नॉर्मल इंडिविजुअल सीनियर को सर्विस दे मेगा एग्जेम्पशन है, पार्टनरशिप फर्म को सर्विस दे मेगा एग्जेम्पशन। यही चीज यहाँ पे लिख के रखिए कि जब ये लोग किसी और एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं या किसी और फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अदर एडवोकेट इंक्लूड योर सीनियर एडवोकेट, अदर एडवोकेट में कौन इंक्लूड होगा, योर सीनियर एडवोकेट। रिसिपिएंट कुड बी सीनियर एडवोकेट। ठीक है, रिसिपिएंट यहाँ पे मेरा कौन हो सकता है, सीनियर एडवोकेट भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या बोल रहे हैं मैम, मेगा एग्जेम्पशन ही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा मैम, मेगा एग्जेम्पशन ही रहेगा। ठीक है मैम, तो प्रॉब्लम क्या है, वाइस वर्सा करना। वाइस वर्सा मतलब अगर सीनियर एडवोकेट सर्विस दे इसको, सीनियर एडवोकेट सर्विस दे इसको, या सीनियर एडवोकेट दूसरे सीनियर एडवोकेट को सर्विस देता है तब प्रॉब्लम है। क्यों मैम, क्योंकि जब भी कोई सीनियर होता है अपने एक्सपीरियंस के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस करता ही है वो। तो गवर्नमेंट चाहती है जब एक सीनियर एडवोकेट किसी और एडवोकेट को सर्विस दे, किसी फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे, किसी सीनियर एडवोकेट को सर्विस दे, तब मेगा एग्जेम्पशन नहीं है दोस्त। तब क्या आएगा आपका, चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि फॉरवर्ड होगा या रिवर्स। अगर सामने वाली अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा। एडवोकेट भी तो बिजनेस एंटिटी पूरी बनाते हैं ना। तो अगर ये क्या है, सामने वाली अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड होगा, और रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा। आपको इसी को ध्यान रखना है बस। आपको क्या रखना है, इसी को ध्यान रखना है कि अगर ये रजिस्टर्ड है, सिर्फ रजिस्टर्ड वर्ड दिख गया तो आरसीएम लगाओगे, और आपको दिखा कि सामने वाला सीनियर जिसको दे रहा है वो अनरजिस्टर्ड है तो आप एफसीएम लगा के चलो। आर यू गेटिंग दिस लॉजिक? क्योंकि आपको याद रखना है सीनियर बंदा ना हमेशा अपने सीनियोरिटी का एक्स्ट्रा चार्ज लेगा ही लेगा, तो गवर्नमेंट चाहती है उस पे हमको एक्सेस चाहिए। अंडरस्टूड? डन? बढ़े आगे? चलो, अब ये बड़ी 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 बहुत ज्यादा ही सिंपल सी आपकी सर्विस है। ये सर्विस क्या कहती है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी मतलब कोई भी पर्सन, यहाँ कोई वो नहीं है कि किसी को एक्सेप्शन दिया है। बोलते कोई भी पर्सन, और पर्सन का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, पर्सन रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो बोलता है अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है। कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, लेकिन देना होगा इसको बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म को ही। मैम व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, आपकी किसी भी तरह की कंपनी, कलेक्टिव नेम इसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। बट बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन किसी बॉडी कॉर्पोरेट को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे या फिर पार्टनरशिप फर्म, इसीलिए अलग से लिखा है बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड पार्टनरशिप फर्म, तो इन लोगों को अगर सर्विस दे रहा है स्पॉन्सरशिप की तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। बट इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं हम किसको, मेगा एग्जेम्पशन को। और छोटा सा मेगा एग्जेम्पशन है कि अगर ये स्पॉन्सरशिप सर्विस स्पोर्ट्स के लिए है, ये जो स्पॉन्सरशिप सर्विस है किसके रिलेशन में है, स्पोर्ट्स के रिलेशन में है, तब मैम मेगा एग्जेम्पशन नहीं आएगा। सॉरी, तब क्या आएगा, मेगा एग्जेम्पशन आएगा, तब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं आ सकता क्योंकि मेगा एग्जेम्पशन है।
तो और जब मेगा एग्जम्पशन होगी तो मैम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी नहीं आएगा, क्योंकि टैक्स ही नहीं लगने वाला, तो रिवर्स में भी क्यों लगेगा ना, फॉरवर्ड में भी क्यों लगेगा। आर यू गेटिंग दिस लॉजिक? क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया? चलो, मैंने बोला स्पॉन्सरशिप सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को दी। स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को कोई भी पर्सन देगा, कोई भी पर्सन, तो क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन अगर ये स्पॉन्सरशिप सर्विस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो मेगा एग्जम्पशन। अब मैं सपोज बोल रही हूँ, एक पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है, क्योंकि एनी पर्सन इंक्लूड एनी पर्सन, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, अगर ये सर्विस दे रही है किसको, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को, स्पॉन्सरशिप सर्विस गिवन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैम कोऑपरेटिव सोसाइटी रिसिपिएंट नहीं हो सकता, तो इन दैट केस हम कवर हो जाएंगे क्या, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। लेकिन अगर यही पार्टनरशिप फर्म ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही दिया है स्पॉन्सरशिप सर्विस, लेकिन इस बार ये स्पॉन्सरशिप सर्विस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मैम मेगा एग्जेम्पशन है। और मेगा एग्जेम्पशन क्या बोलता है, किसी भी तरह की स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर प्रोवाइड की गई है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और किसी भी पर्सन ने प्रोवाइड की है, मेगा एग्जेम्पशन। अंडरस्टूड दिस लॉजिक? क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब आते हैं हम फिफ्थ वाली सर्विस पे। बिफोर कमिंग टू द सर्विस नंबर 5, यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन सर्विस, 5, 5A, 5AA, तीन सर्विस आपकी क्या होने वाली है, मेरे साथ लिंक होने वाली है। तो बिफोर दैट 1 मिनट का पॉज लो और 1 से लेके 4 पूरा क्या करो, रिकॉल करो, और फिर आते हैं हम 5, 6, 5, 5A एंड 5AA पे। चलो, 1-2 मिनट का जो ब्रेक लेना था आपने ले लिया है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ये जो सर्विस है, ये सर्विस क्या है? ये सर्विस है सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, यूनियन टेरिटरी हो या लोकल अथॉरिटी, क्या यहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटी लिखा है? नहीं। क्या यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी लिखा है? नहीं। तो डू नॉट इंक्लूड दैट। बोलते हैं अगर गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस प्रोवाइड की हो, लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी को ये सर्विस प्रोवाइड है, तो भले ही गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस प्रोवाइड की हो, लेकिन अगर ये सर्विस बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। लेकिन अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर मैम क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अलावा क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस है, या फिर ऐसी कोई सर्विस है जो एयरपोर्ट या फिर जो क्या है, एयरक्राफ्ट या वेसल को अंदर से कुछ ठीक करने के लिए सर्विस है, मतलब कोई भी सर्विस इनसाइड और आउटसाइड प्रीसेंट ऑफ पोर्ट एंड एयरपोर्ट, अगर कोई सर्विस दी जा रही है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस दी जा रही है, ये सारी सर्विस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएंगी। ये कहता है, कौन कहता है, मेरा ये वाला RCM वाला पॉइंट नंबर 5। तो फिर से करते हैं मैम, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस प्रोवाइड की, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, अगर इन्होंने बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड की तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होगा। लेकिन मैम अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हैं, या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस है, या फिर सर्विस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल, सर्विस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड आउटसाइड द पोर्ट, inside outside the precinct of port or airport, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर से रिलेटेड सर्विस है, इन सच अ केस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म विल बी एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू मेगा एग्जेम्पशन। तो पहली बात फिर से मैम, अगर बिजनेस एंटिटी है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई सर्विस दे रही है, लेकिन यही सर्विस अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देने की है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या पोर्ट वाली सर्विस है, या फिर गुड्स को या फिर पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के रिलेशन में सर्विस है, तो इस पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, सब्जेक्ट टू मेगा एग्जेम्पशन। ठीक है मैम। तो अभी आपने क्या बोला, स्पेसिफिकली अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी
बिज़नेस एंटिटी को दे रही है, अगर ये बिज़नेस एंटिटी दोनों हो सकती है मैम, रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है बिज़नेस एंटिटी, तो अभी हम अनरजिस्टर्ड के ऊपर कोई बात ना करें। अगर हम क्या कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड के ऊपर कोई बात ना करें, कुछ भी बात नहीं कर रही हूँ मैं अनरजिस्टर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे मैम आपने क्या लिखा है कि रजिस्टर्ड बिज़ने अगर कोई क्या है बिज़नेस एंटिटी क्या है, रजिस्टर्ड